माँ, मैं अब घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। आप जानती हैं कि कितनी महंगाई है, और फिर मेरी पत्नी भी उम्मीद से है। आपको पता भी है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है। मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी पैसे जमा करने हैं, और फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी 100 खर्चे निकल आते हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हम तो भाई के मुंह से ये शब्द सुनकर हक्का बक्का ही रह गए थे। माँ ने भाई से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? जानते हो ना कि हम माँ बेटी का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे? भाई ने कांधे उचका दिए। बोला, मुझे नहीं पता कि अब आप क्या करेंगी। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ, नहीं तो आप जानती ही हैं कि मुझे आपकी कितनी फिक्र है। माँ बोली, माहिर, तुम्हें मुझे विधवा का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी बहन का ही एहसास कर लो। तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ की बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई। वो कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी माँ हमें सुकून से जीने नहीं देगी। ये बहुत ढीठ है। आपने साफ साफ इन्हें अपनी मजबूरी बता दी है, मगर मजाल है जो इन्हें आपकी परवाह हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लग गई है। माहिर भाई कहने लगे, हाँ तुम ठीक कह रही थी। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो, हम आज शाम ही घर से निकल जाएंगे। माँ झट से उठकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, नहीं माहिर, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम घर में खर्चा नहीं देना चाहते तो ना दो, मगर घर से मत जाना। चलो, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे घर में एक मर्द मौजूद है, जिसकी वजह से मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। कोई मेरे घर पर मैली आंख नहीं रख सकेगा। भाई कहने लगा, माँ देख लो, आपके पास वक्त है, सोच लें आप, हमें इस घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं। इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया था। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई थी। मैं माँ के पास आकर बैठ गई। माँ मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं ऊंची आवाज में बोली, इन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल कर बाहर फेंक दो। ये घर आपके नाम पर है। ये दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे, हमारा खर्च आराम से निकल जाएगा। तो फिर हमें इनका क्या करना है? माँ ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया। बेटी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, खामोश हो जाओ, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया हुआ था, मगर माँ की वजह से चुप हो गई। मुझे अच्छी तरह से इस बात का पता था कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से चिढ़ती है। उसका बस नहीं चलता था, वरना वो हमें इस घर से ही निकलवा देती। बाबा जब जिंदा थे उस वक्त भी भाभी घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। भाई हर बार अपनी पत्नी का साथ देता था। तब बाबा कहते थे कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों पति पत्नी तुम लोगों को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त कर पाएंगे। बाबा बहुत दूर की सोचने वाले व्यक्ति थे। शायद उन्हें पहले ही अपनी मौत का पता चल चुका था, और ये भी पता चल गया था कि उनके जाने के बाद हमारे साथ क्या सलूक होगा। बाबा के स्वर्गवास को कुछ साल ही हुए थे कि भाई ने हमसे आंखें फेर ली थी। उन्होंने माँ के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिए थे। माँ ब्लड प्रेशर की मरीज थी, उन्हें रोज गोली खाने की जरूरत पड़ती थी। मगर जब भाई ने पैसों से हाथ खींच लिया तो माँ ने दवाई खानी भी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से माँ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें माथे पर रख ली थी, और अब वो हमारे खाने पीने के खर्चे से भी पीछे हट रहे थे। साफ शब्दों में कहूँ तो वो अपना किचन अलग करना चाहते थे। भाई हमारा एक लौता सहारा था। हम बेहद परेशान थे और चुपचाप आंसू बहाए चले जा रहे थे। शाम तक हम वहां बैठे अपनी ही परेशानी में गुम थे, जब भाभी अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़े रौब से बोली, आज कोई किचन में जाएगा या नहीं? या यहाँ किसी की अर्थी पड़ी है? यहाँ किसका शोग मनाया जा रहा है? आपको पता भी है कि मैं उम्मीद से हूँ, 6ठा महीना लग चुका है। इन दिनों में औरत को वैसे ही भूख बहुत लगती है, और तुम दोनों माँ बेटी कामचोर काम यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। माँ ने भाभी की ये बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। मैं बोली, भाभी जब हमें कुछ खाना नहीं है तो पकाना क्या? हमारे पास ना तो पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्जी ले, और ना ही अनाज है जिससे हम रोटी बना सके। एक भाई था हमारा, वो भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे? आप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाओ और खाओ। भाभी बोली, तुम तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज होती चली जा रही हो। अगले घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है कि तुम बहुत जल्द तलाक लेकर हमारे सरों पर वापस आ बैठ जाओगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज्यादा बदतमीज हूं या आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने किस तरह एक माँ से उसका लखते जिगर, उसका बेटा छीन लिया। उस वक्त से डरो।
जब ऊपर वाला आपकी कोख से आपकी औलाद छीन लेगा। मेरी चलती जुबान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक दिया। मुझे नहीं पता था कि भाई घर में आ चुका है। उसने जब मेरे शब्द सुने तो वो खुद पर काबू ना रख पाया और आते ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं कांप कर रह गई थी क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागकर कमरे में चली गई थी। माँ भी मेरे पीछे ही आ गई थी। माँ बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले ही क्यों? तुमने मेरे पोते को इतने बुरे शब्द क्यों कहे? तुम्हारा शिकवा अपनी भाभी से था, उस मासूम जान से तो नहीं था जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, और तुम उसी को इतने बुरे बुरे शब्द कह रही हो। मैं माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, माँ मुझे नहीं पता था कि मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल गए। मेरा मकसद ये नहीं था। मैं इस छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। मैं तो भाभी को ऊपर वाले से डरा रही थी। मैं चाहती थी कि वो डर जाए और हमारे साथ ऐसा रवैया ना रखे। माँ जो पहले ही बहुत दुखी थी, आज वो भी मेरे गले लगकर रोती रही। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा, माँ अगर ये रोना धोना खत्म हो गया हो तो किचन में चली जाएं। मेरी पत्नी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दो। माँ ने जल्दी से आंसू साफ किए और कहने लगी, हाँ हाँ माहिर, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। माँ ने मुझे छोड़ा और कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि शायद उन लोगों का दिल मोम हो गया है जो जिद कर रहे हैं कि खाना माँ ही बनाएगी। इसका यही मतलब था कि खाना दोनों के लिए नहीं बल्कि 4 लोगों के लिए बनेगा। रो रो कर मेरे भी सर में दर्द शुरू हो गया था और जोरों की भूख लगने लगी थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। मुझे बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही डर था कि कहीं भाई मुझे फिर से ना मारने लगे। मुझे माँ का इंतजार था कि वो कब कमरे में आएगी और मुझे आकर खाना देगी। यूं ही इंतजार करते करते रात के 9 बज गए थे। जब माँ कमरे में आई तो मैं जल्दी से उठ बैठी थी, मगर ये देखकर तो मैं हैरान रह गई कि माँ के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, माँ मेरा खाना कहाँ है? माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती रही हूँ, किचन में खाना तो मुझे भी नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम अगर मैं किसी के घर किचन में जाकर करती तब भी वो मुझे 2 वक्त की रोटी और सब्जी का प्याला जरूर देते, मगर ये अपने लोग हैं, जानती हो ना कि अपनों के जमीर मरे हुए होते हैं। मैं उठकर माँ के पास आ गई थी। मैं बोली, माँ आपको भूख लगी है? माँ ने सर हिला दिया और ये देखकर तो मेरा कलेजा ही कटकर रह गया था। मैं बोली, माँ आप फिक्र ना करें, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो माँ ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बाहर जाने से रोक लिया। मैं बोली, क्या बात है माँ? उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, मेरे लिए कोई झगड़ा खड़ा मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें तो पता है ना, जब तक मर्द घर में होता है वहाँ की औरत सुरक्षित होती है। अगर घर में मर्द ना हो तो दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें भी तो बहुत बनाते हैं। मेरी बेटी तुम कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर देना जिससे तुम्हारा भाई नाराज होकर ये घर छोड़कर चला जाए। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं आपको और दुख नहीं दूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने सर पर दुपट्टा किया और घर से बाहर निकल गई। मैंने पड़ोस का दरवाजा बजाया था। आंटी अमृता मेरी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेगी। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो वो मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या बात है बेटी, ठीक तो है सब? तुम इस वक्त हमारे घर कैसे आ गई? माँ को बहुत भूख लगी है और घर में खाने को कुछ नहीं है। आपके पास थोड़ा सा खाना मौजूद है तो मुझे दे दीजिए। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, आपके घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा, भाई ने मेरी और माँ की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया है। माँ सारा दिन किचन में काम करती रही, फिर भी उसके बावजूद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटी बना कर दी और सालन दिया। मैं उनका धन्यवाद करके घर वापस आ गई। माँ को खाना दिया तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, बेटी तुमने बिना वजह हाथ फैलाया, मेरा दिल नाराज है कि तुम्हें मांगना पड़ा है। मैंने तो कभी तुम लोगों को मांगना सिखाया ही नहीं है। मैं बोली, माँ जब अपने बेगैरत हो जाएं तो दूसरों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। माँ कहने लगी, बेटी मुझे तुम्हारी जुबान से बहुत डर लगता है, तुम जरूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करोगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर ही दिया है तो अब तुम भी उसके नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ में डाल देती है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये बातें सुन सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए? मैं चुप हो गई थी। अगली सुबह अमृता आंटी हमारे घर आई थी। उन्होंने माँ के हाथ में 5,000 रुपये रख दिए थे। माँ ने वो पैसे लेने से मना कर दिया
तो आंटी अमृता ने माँ को अपने सर की कसम दे दी थी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मुझे कभी भी अपनी बहन समझा है तो तुम मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। माँ वो पैसे लेना नहीं चाहती थी, मगर फिर उन्होंने पकड़ ही लिए थे। माँ ने आंटी अमृता से वादा किया था कि वो बहुत जल्द उनके पैसे उन्हें वापस लौटा देगी, और कहने लगी कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इसको स्वीकार कर लो। माँ खामोश हो गई थी। फिर आंटी जी के जाने के बाद माँ बाजार से आटा और कुछ सब्जी वगैरह ले आई थी, और फिर मेरे और अपने लिए खाना बना लिया था। और भाभी भूखी ही कमरे में पड़ी इसी इंतजार में थी, खाना बनेगा और ट्रे में रख कर मेरे सामने लाया जाएगा। मैंने आज माँ से कह दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप भाभी को खाना हरगिज बनाकर नहीं देंगी। माँ कहने लगी, मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो। मैंने भी माँ को अपने सर की कसम दी। मैंने कहा कि अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ, मैं आपको यूं किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरे बाबा बहुत गैरतमंद थे और आप उनकी पत्नी है। आप अपने आप को इस तरह बेबस ना करें कि लोग आपको कुचलकर गुजर जाएं। माँ खामोश हो गई थी। जाहिर है उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर क्योंकि मैंने उनको अपनी कसम दे दी थी इसलिए वो चुपचाप कमरे में ही बैठी रही थी। मैंने उठकर कमरे की कुंडी लगा ली थी। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भरकर खाना खाया और आराम से लेट गई थी। अभी आधा घंटा गुजरा था कि किचन में से बर्तनों के खटकने की आवाज आने लगी थी। फिर भाभी ने आकर हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी? अब जो मैं खाना देखने गई हूँ तो कुछ भी वहां पर नहीं पड़ा हुआ है। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दे दिए थे, उनसे मैं अपने लिए सब्जी वगैरह लेकर आई थी, वही हमने बनाकर खा ली थी। अब आप अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, आप लोगों को पता है ना कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ, फिर मुझसे आपने किस चीज की जिद लगा ली है। मैं भी बोली, अगर आपकी ये हालत है और काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता कि आपको इस हालत में ऊपर वाले से डरना चाहिए। माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई। भाभी ने जल्दी से भाई को फोन करके घर पर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाजा पीट रहा था। कहने लगा, माँ जल्दी से कमरे से बाहर आइए। माँ मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नहीं में सर हिला दिया कि आप दरवाजा मत खोलिएगा, मगर भाई ने इस कदर शोर किया कि माँ को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, भाई गुस्से से कमरे में आया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। कहने लगा, मुझे पता है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत है ही नहीं कि वो अपनी बहू के साथ जिद करे। तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस घर में झगड़ा मत कराओ, वरना किसी भी रास्ते में चलते व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी करके तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं गुस्से से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी के नीचे रहते हुए आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना बेशर्म भी होता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन ले? इससे तो अच्छा है कि आप ये घर छोड़कर चले जाएं। मगर आप में शर्म कहाँ है? आप तो बेशर्म है। मेरी ये बात सुनकर भाई ने एक बार फिर से मुझे थप्पड़ मारा था, जबकि माँ चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। मैं गुस्से से बोली, माँ आप मेरे हक में क्यों नहीं बोलती हैं? लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैंने अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ आ रही थी, वो भी रो रही थी। देखा, वही हो गया जिसका मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। वो घर जो आप छोड़कर आई हैं वो आपके पति का है। वो मरने से पहले आपके नाम पर करके गए हैं। उनको घर से निकालो और आप अपने घर में जाकर बैठ जाओ। जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहीं चली जाऊंगी। माँ कहने लगी, मैं अपनी जवान बेटी को बदनाम होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बताओ, तुम कहाँ जाने की सोच रही हो? मैंने जवाब ना दिया तो माँ रोने लगी थी। कहने लगी, हे भगवान, इस जिंदगी से अच्छा है कि तू मुझे मौत दे दे। माँ की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया था, इसलिए मैंने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें ना करो, आपको ऊपर वाले का वास्ता है। फिर माँ कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाने का इरादा है? मैं मौसी जी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर माँ के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो कहने लगी, मुझे दुख मिले तो मुझे अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो, ऊपर वाले का धन्यवाद है कि तुम उसके घर जा रही हो। वो हमें अपने घर में चैन से रहने दे देगी। अब हम दोनों माँ बेटी मौसी जी के घर पर चली गई थी। मेरी मौसी जी दूसरे शहर में रहती थी। वो बहुत ही अच्छी थी। हमने उनके घर जाकर अपने सारे हालात बता दिए थे और मौसी जी ने हमें खुले दिल से अपने घर में जगह दे दी थी। मौसा जी भी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारे आने पर किसी तरह का ऐतराज नहीं किया था।
बल्कि वो तो कह रहे थे कि आप लोगों का घर है, जिस तरह चाहे मर्जी रहो, जो चाहे मर्जी खाओ पियो। मौसी जी एक नर्स थी। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाया करती थी और फिर घर के काम के लिए तो उन्होंने नौकरानी रखी हुई थी। यहाँ मैं और माँ बहुत चैन से रह रहे थे। हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे जब मौसी जी की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैं उनकी वजह से बहुत उदास थी। मौसी जी ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। मगर मौसी जी को इस बात की परेशानी थी कि उन दिनों अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। मौसी जी को कह दिया गया था कि अगर आपने छुट्टी की तो समझो कि तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगी। मौसी जी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो कहती थी कि अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, घर में रहकर तो दीवारों को तक तक कर बोर हो जाती हूँ। वो परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा कि अगर आप अनुमति दे तो आपकी जगह पर मैं अस्पताल चली जाया करूंगी। मौसी जी को मेरा प्लान अच्छा लगा। वो कहने लगी ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूंगी, अगर वो अनुमति दे दे तो तुम चली जाया करो। और उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने अनुमति दे दी थी क्योंकि मौसी जी की तबीयत सच में खराब थी। वो अस्पताल जाने की कंडीशन में नहीं थी, जबकि अस्पताल में भी किसी की ज़रूरत थी। मैं अस्पताल जाने लगी थी और तब मुझे मौसी जी ने एक बात कही थी। वो कहने लगी मेरी एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने मौसी जी की बात को पल्लू से बांध लिया था और अस्पताल जाने लगी थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर नर्स थी जो मुझे काम बता दिया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था क्योंकि मुझे इस काम के बारे में नहीं पता था। बस मुझे मरीजों का ख्याल रखने के लिए कहा जाता था और जैसे किसी मरीज की हालत बिगड़ने लगती तो मैं वहां पर डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लाती थी। यूं ही काफी दिन गुजर गए थे। मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। एक दिन एक कम उम्र और खूबसूरत सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी तुम बहुत उदास सी रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। न जाने आज मेरा दिल कैसे दबा हुआ था कि मैं खुद पर काबू ही ना पा सकी और अपने सारे गुजरे हुए हालात उसके सामने खोल के रख दिए थे। वो उदास हो गई थी, कहने लगी छोटी मोटी नौकरी छोड़ दो। जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। बल्कि तुम ऐसा करो कि जब तक तुम्हारी मौसी जी अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ा बहुत अपनी कमाई कर लो। मैंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। वो कहने लगी तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगी, वहां की लड़की छुट्टियों पर है। मैंने उसकी ऑफर स्वीकार कर ली थी मगर मैंने ये बात मौसी जी से छुपा ली थी। अब मैं रोज लेबर रूम की सफाई करती और नर्स के कहने के मुताबिक वहां रखी कचरे की थैलियां बाहर फेंकाती। बदले में मुझे हजारों रुपये मिल जाते। यूं ही मैं एक हफ्ते में 5,000 रुपये जमा करने लगी थी। जरा से काम के बदले मुझे इतने पैसे क्यों मिलते हैं, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर उन थैलियों में ऐसा क्या होता है कि वो नर्स मुझे सबसे छुपकर ये काम करने को कहती थी। रोज रोज मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी उन कचरे की थैलियों को उठा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी थी। वो कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी सी नहीं है जितनी मुझे लग रही है। जरूर इसमें कोई राज छुपा हुआ है। तो मैंने जिज्ञासा से मजबूर होकर इस बार मैंने खुद थैली खोल कर देखी, क्योंकि उसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी मेडिसिन और टीके वगैरह थे। ये एक सरकारी अस्पताल था और यहाँ पर गरीब गुरबा का मुफ्त इलाज किया जाता था। मगर कुछ दिनों से अस्पताल में एक खबर चल रही थी कि यहाँ के मेडिसिन और टीके वगैरह कम पड़ने लगे हैं। सीनियर डॉक्टर्स का तो यही ख्याल था कि शायद मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी मेडिसिन खत्म हो रही है। अब मैंने देखा था कि दवाइयाँ जो कि कम पड़ गई थी तो अस्पताल की तरफ से फ्री नहीं दी जा रही थी, बल्कि मरीजों को पर्ची बनाकर दी जाती थी जिस पर दवाइयाँ वगैरह लिखी होती थी, जो कि लोगों को खुद ही खरीदनी पड़ रही थी। अब मैं सारा खेल समझ गई। ये नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी और दवाइयों और इंजेक्शन मुझसे बाहर फिकवा देती थी, जो कि एक गाड़ी लेकर जाती थी। यकीनन वही दवाइयाँ किसी दूसरी जगह पर बेच करके लाखों रुपये कमा रहे थे। उसकी वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने सोच लिया था कि मैं इस काम में इसका साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं उसका ये राज सबके सामने लाकर ही रहूंगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे सारी बात बता दी। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसने पहले तो ये बात मानने से ही मना कर दिया, फिर जब मैंने उसे सबूत दिया तो उसने मेरा धन्यवाद किया और मुझसे कहा कि अभी ये बात तुम हरगिज मत खोलना, मैं उसको पुलिस के हवाले करवाऊंगी। सीनियर डॉक्टर ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था। जब नर्स ने मुझे कचरे वाली थैलियां फेंकने को कहा
तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था, तो उन्होंने आकर तलाशी ली तो अंदर से दवाइयां और इंजेक्शन वगैरह निकले। पुलिस ने उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की मदद की थी और सरकारी दवाइयां गैर कानूनी तरीके से बेचने के धंधे को बेनकाब कर दिया था। तो इसलिए सरकार की तरफ से मुझे 5,000 रुपये इनाम में मिले थे और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस भी देने की ऑफर दी गई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने ये बात जब मौसी जी और माँ को बताई तो वो भी खुश हो गई। फिर माँ ने कहा कि अब हम वापस अपने घर चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से गुजारा कर सकेंगे। अब तो मौसी जी भी ठीक हो गई थी, इसलिए वो वापस अस्पताल जाने लगी थी। हम भी अपने घर वापस आ गए थे। मुझे मेरे शहर में नर्सिंग की फ्री क्लासेज दी जाने लगी थी। भाई और भाभी हमारे आने पर बहुत परेशान थे। भाभी के आखिरी दिन चल रहे थे। वो फिर भी हमारे साथ झगड़ा करने से बाज नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि मैं अपना काम करती थी तो मुझे उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं रही थी। माँ ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि माहिर, अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। भाई तो ये बात सुनकर घबरा गया था क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घर के किराए देना आसान बात नहीं थी। इसलिए वो मासूम से बन गए थे और माँ से माफ़ी मांगने लगे थे। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने पहले भी घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया था कि उन्हें हमारा खर्चना बर्दाश्त करना पड़े, जबकि उनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। कुछ साल बाद मैं अपना कमाने लगी थी तो भाई और भाभी मेरे सामने चुप रह जाते थे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी चीज़ की बिल्कुल कमी नहीं थी। मेरे ख्याल से अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और हम उसे माफ़ कर दे तो ये उस पर एहसान नहीं होगा, बल्कि ये हमारा खुद पर एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को बुरे ख्यालों से दूर कर लेते हैं। मेरी माँ ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया था और मैंने भी अब घर में एक काम करने वाली रख ली थी जो उनके सारे कामकाज करती है। भाभी भी बड़ी शर्मिंदा शर्मिंदा सी फिरती है और वो तो हमसे नज़र मिलाने के भी काबिल नहीं है। खैर, मैं और माँ अब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं रही। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।